ॐ नमो नारायणाय। ओङ्कारमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम्। हरि ओम। आज के इस तत्वबोध सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम धीरे धीरे चलकर इस तत्वबोध की पढ़ाई के जर्नी में अभी कहाँ आके पहुँचे हैं। तो ये पूरे सृष्टि का जो क्रिएशन है, ये उत्पत्ति है पूरे सृष्टि की, ये कैसे हुई है। और इसमें हमने देखा है कि सात्विक गुण जो है, माया में 3 गुण है। एक है सत्व अंश, एक है रजस अंश और एक है तमस अंश। तो सात्विक गुण से क्या क्या होता है ये हमने देखा। और सात्विक गुण के जो इकट्ठा आने से, यानी साथ में रहने से, सारे के सारे पंच महाभूत के एक एक सात्विक अंश से फिर क्या तैयार हुआ है। तो ये पिछली बार हमने बहुत डिटेल में देखा था। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विक अंशात मन बुद्धि अहंकार चित्त अंतःकरणानि संभूतानि। तो जब सारे 5 तन्मात्रा जो है, तन्मात्रा यानी सूक्ष्म महाभूत, तो इनके सात्विक अंश से पूरा क्या बना है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इसको अंतःकरण कहते हैं। तो इसका पूरा डिटेल एनालिसिस हमने देखा था। और अभी आज के हमारे सत्संग में हम डिस्कस करने वाले, चर्चा करने वाले हैं कि राजस अंश से किस चीज़ की उत्पत्ति होती है और तामसिक अंश से किस चीज़ की उत्पत्ति होती है। अभी ये जो उत्पत्ति प्रकरण है वो थोड़ा सा क्लिष्ट ज़रूर लग सकता है वो इसके कारण, क्योंकि इसका अंश उसका अंश उस गुण के साथ इस गुण के साथ, ये ऐसे थोड़ा सा गणित जैसा है, यानी मैथमेटिक्स जैसा है। इसलिए थोड़े क्लिष्टता को सहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब हम सहते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। जैसे जो सुख दुखों को भी सह लेता है तो वो बहुत आनंद शांत ऐसे वातावरण में रह सकता है, वैसे ही ये सब्जेक्ट की क्लिष्टता को भी अगर हमने सह लिया तो हम प्रेम से उसको समझ सकते हैं, अपना भी सकते हैं। तो आइए पहले हम मंगलाचरण श्लोक की याद करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। हरिः ओम। अभी राजसिक अंश से किस चीज़ की उत्पत्ति होती है, इसका हम सब अध्ययन करने वाले हैं। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये, अभी इस सारे के सारे पंचतत्व में आकाशस्य राजस अंशात, इस सारे के सारे
जो महाभूत है, पंच महाभूत है, उनके सत्व गुण का जो जो उत्पत्ति कारण था वो हमने देख लिया। अभी ये सारे के सारे पंच महाभूत जो है इनके राजसिक अंश से जो उत्पत्ति हो रही है वो हम आज देख रहे हैं। तो कहते हैं आकाशस्य राजस अंशात वागेन्द्रियः। तो वागेन्द्रिय यानी ये कर्ण जो है, वाग यानी कर्ण, कर्ण की निर्मिति होती है। फिर वायु राजस अंशात पाणेन्द्रिय संभूतम। तो जो राजसिक अंश है उसके वायु अंश से क्या हो रहा है, पाणेन्द्रिय यानी हाथ की उत्पत्ति हो रही है। वग्नेन्द्रिय राजस अंशात पादेन्द्रिय संभूतम। अग्नि के जो अंश से यानी राजसिक जो गुण है उस राजसिक गुण में जल मीन्स पहले वग्नि के अंश, वग्नि मीन्स अग्नि, अग्नि के राजसिक गुण से किसकी उत्पत्ति होती है, पादेन्द्रिय यानी पैर, लोकोमेटरी ऑर्गन की उत्पत्ति होती है। जलस्य राजस अंशात उपस्थेन्द्रिय संभूतम। जल यानी वरुण देवता जिसके प्रेसिडिंग डेटी है जल, पानी। तो पानी के इस राजसिक अंश से क्या बना है, तो कहते हैं उपस्थेन्द्रिय यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको उपस्थेन्द्रिय कहते हैं। पृथिव्या राजस अंशात गुदेन्द्रिय संभूतम। यानी पृथ्वी यानी जो ये धरती माता है, ऐसे राजसिक अंश से उसके क्या बनता है, तो बोलते गुदेन्द्रियम संभूतम यानी एनस, जहां से सारा मल बाहर निकलता है, और उपस्थेन्द्रिय जहां से मूत्र बाहर निकलता है। तो मूत्र जहां से बाहर निकलता है उस इंद्रिय की उत्पत्ति होती है पानी के राजसिक अंश से, और मल जहां से बाहर निकलता है उस इंद्रिय की उत्पत्ति होती है पृथ्वी के राजस अंश से। तो ये पांच जो है इसको कहते हैं पंच। जो इंद्रिय है वो है एक्शन वाली। सो कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, और पहले जो थे पंच ज्ञानेन्द्रिय। तो ऐसे कर्मेंद्रिय की जो उत्पत्ति है वो हो रही है राजसिक अंश से। इसलिए हम सबको पता है कि हमारे सारे के सारे जो कर्मेंद्रिय है वो बड़े एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि राजसिक अंश का गुण है एक्शन, एक्टिविटी। एतेषां समष्टि राजस अंशात। अभी ध्यान देना, ये सारे के सारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके समष्टि यानी एक राजसिक अंश पांचों तत्वों से जब एक में आ जाता है तो उसको बोलते हैं समष्टि। यानी पांच महाभूत के राजसिक अंश जब एक पास आ गए तो उससे क्या उत्पत्ति होगी, पंच प्राणाः संभूताः। पंच प्राण संभूत हो गए। कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान इति। तो ये पंच प्राणा जो है ये भी बहुत एक्टिव होते हैं, और ये पंच प्राण के वजह से इन पंच कर्मेंद्रियों को पावर मिलती है, और पंच कर्मेंद्रिय अपने अपने कार्य में पूरी तरह से सजग होते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि आकाश के राजसिक अंश से कर्ण की उत्पत्ति हो रही है। वाग इंद्रिय, वाग इंद्रिय ने, आई एम सो सॉरी, वाग इंद्रिय ने क्या कहते हैं, जिह्वा। तो स्पीच, ऑर्गन ऑफ स्पीच,
प्लीज ध्यान देना, इसको पहले मैंने कर्णेंद्रिय बोला था, ये कर्णेंद्रिय नहीं है, वागेंद्रिय यानी स्पीच है, स्पीच बोलने की। तो जिह्वा जो है ये दो तरह के इंद्रिय है, एक है वो टेस्ट यानी ज्ञानेंद्रिय और एक है जो स्पीच उसका कर्तव्य कार्य है, तो वहां ये क्या है, कर्मेंद्रिय भी है। तो आकाश के राजस अंश से वागेंद्रिय यानी ये स्पीच जो है, ये स्पीच उसकी उत्पत्ति हो रही है, यानी जिह्वा में दो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये दोनों का संगम यहां है। फिर कहते हैं वायु राजस अंशात पाणेन्द्रिय संभूतम, वायु यानी हवा के, वायु के राजसिक अंश से हाथ की उत्पत्ति होती है, अग्नि के राजसिक अंश से पैर की उत्पत्ति होती है, पानी के राजसिक अंश से मूत्र जहां से निकलता है, ऐसे जिसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। और पृथ्वी के राजसिक अंश से फिर जहां से मल निकलता है, उस इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। और जब ये 5 महाभूत के राजसिक अंश एक पास में आ जाते हैं, तो उस पूरे के पूरे समष्टि राजसिक अंशात पंच प्राणा संभूता, पंच प्राणों की उत्पत्ति होती है। अभी और थोड़ा उसको ध्यान देंगे कि ये सारे के सारे राजसिक अंश से इनकी निर्मित हुई है, उत्पत्ति हुई है, इसलिए सब के सब बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव। इसलिए कर्मेंद्रिय में इतनी एक्शन दिखती है, बिकॉज उसके पीछे राज ये है राजसिक गुण, और ये राजसिक गुण प्राणों को एक्टिवेट करता है। और ये प्राण जो है, पंच प्राण, ये पंच कर्मेंद्रिय को एक्टिवेट करते हैं, और इसके लिए ये शरीर से सारे कर्म होते रहते हैं। अभी कहते हैं कि ये अनमैनिफेस्ट कंडीशन जो है पंच महाभूतों की, और अनमैनिफेस्ट कंडीशन जो है ये त्रिगुण की, यानी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ सत्व रजस एंड तमस, इनके कॉम्बिनेशन से कौन बना है, तो वो कहते हैं कॉजल बॉडी, कारण शरीर की उत्पत्ति ये ऐसे होती है। कौन से, तो अनमैनिफेस्ट यानी तन मात्रा जो है, 5 जो तन मात्राज है जो एकदम सूक्ष्म है, और उनके जो 3 गुण हैं वो भी 3 गुण जो सूक्ष्म है, ऐसे तन मात्रा से कारण शरीर की उत्पत्ति होती है। और ये जो राजसिक और सात्विक ऐसे जो 5 एलिमेंट्स है, इससे टोटल सटल बॉडी की निर्मित होती है। अभी जो हमने देखा कि जो निर्मित हो रही है राजस अंशात, किस चीज की, आकाशस्य राजस अंशात वागेंद्रिय। तो आप और हमको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये वागेंद्रिय की जो बात कह जा रही है, ये सूक्ष्म फैकल्टी ऑफ वागेंद्रिय, सूक्ष्म फैकल्टी ऑफ वागेंद्रिय, यानी जो वाक इंद्रिय दिख रहा है, यानी जिह्वा दिख रही है, ये ग्रॉस फॉर्म है, इसका सटल फॉर्म जो है उसकी उत्पत्ति हो रही है ये राजसिक अंश से। किसके, आकाश के। ये अभी मिक्स नहीं हुए, ये तन्मात्रा ही है। सो तन्मात्रा के राजसिक अंश से हमारे इस जिह्वा के बहुत सूक्ष्म फैकल्टी की निर्मित हो रही है। वैसे वायु के राजसिक अंश से हमारे इस हाथ यानी हाथ की जो फैकल्टी है, इनर फैकल्टी ऑफ द हैंड्स, उसकी निर्मित हो रही है। और फिर अग्नि के राजसिक अंश से पैर की जो इनर फैकल्टी है उसकी उत्पत्ति हो रही है। और फिर जल के राजसिक अंश से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो इनर फैकल्टी है उसकी उत्पत्ति हो रही है। और आखिरी में पृथ्वी के राजसिक
अंश से वो मल का जो इंद्रिय है उसकी इनर फैकल्टी जो है उसकी उत्पत्ति हो रही है। और ये 5 राजसिक अंश जब साथ में आ जाते हैं तो वो जो सूक्ष्म प्राण हैं उसकी निर्मिति होती है। तो ये सब सूक्ष्म के बारे में बताया गया है। तो सूक्ष्म सात्विक गुण से ज्ञानेंद्रिय बन गए और राजसिक गुण से कर्मेंद्रिय बन गए हैं, पंच प्राणाः बन गए हैं। तो ऐसे हमारे पास अभी ज्ञानेंद्रिय आ गए हैं उत्पत्ति में, कर्मेंद्रिय आ गए हैं, फिर अंतःकरणानि आ गए हैं और फिर पंच प्राणाः आ गए हैं। अब ये सब कुछ कौन से स्तर पर है? सूक्ष्म स्तर पर, सटल ऐसे स्तर पर है। अभी कहते हैं कि ये तामसिक जो है यानी देह के स्तर पर, यानी ग्रॉस स्तर पर, यानी स्थूल स्तर पर ये सब निर्मिति कैसे होती है। अभी यहाँ थोड़ा और भी क्लिष्ट होगा लेकिन हम सब लोग अगर डटे रहे तो ये भी ठीक सा लग सकता है। ओके, तामसिक अंश से क्या होता है? एतेषां पंचतत्वानां तामस अंशात। अभी सारे के सारे पंच तत्व जो है ये सब के सब पंच तत्व क्या होते हैं? एक पास में आ जाते हैं। यानी आकाश का तामसिक अंश, फिर वायु का तामसिक अंश, फिर अग्नि का तामसिक अंश, फिर जल का तामसिक अंश और पृथ्वी का तामसिक अंश अभी ये पास में आ गए। तो इसको क्या कहते हैं? पंचीकृत पंच तत्वानि भवन्ति। तो जब ये सारे के सारे तत्व एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तब वो ग्रॉस फॉर्म में आ जाते हैं। कौन से फॉर्म में? ग्रॉस फॉर्म में आ जाते हैं। स्वामी जी कैसे आते हैं? ऐसे आते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अवस्था को पंचीकरण कहते हैं। पंचीकरण, पंचीकरणम कथम इति चेत, कहते हैं कि पंचीकरण ये क्या चीज़ है, यानी जो पास में आते हैं और इनका मिक्सिंग होता है और फिर ये सूक्ष्म के स्थूल बनते हैं, इस प्रोसेस को पंचीकरण ऐसा कहते हैं। तो ये पंचीकरण अभी पूछा गया, ये कैसे है, कैसा होता है? अभी उसका उत्तर है एतेषां पंचमहाभूतानां तामसांश स्वरूपम। तो अभी ये जो सारे के सारे पंच महाभूत जो ग्रॉस फॉर्म में आ गए हैं, फिर इनका क्या होता है? तो ये सब ग्राम तामसिक अंश में जो है अब ये एकमेकम भूतम द्विधा विभज्य। अभी जो एक है तो वो 2 हो जाते, यानी अभी एक आकाश जो है वो एक के 2 हो जाते, स्प्लिट हो जाता है। वैसे ही अगर वायु है तो वायु का 2 हो जाते, एक वायु दूसरा वायु, 50% 50%। ऐसे 5 महाभूत जो है वो अपने आप को 2 भाग में विभाग लेते हैं, 50-50%। एकमेकं भूतं द्विधा विभज्य एकम एकम अर्थम पृथक तृष्णिम व्यवस्थाप्य। तो फिर ऐसे वो एक एक को अलग करके वो अभी वहां रहते हैं। अपरम अपरम मध्यम चतुर्धा विभज्य स्वार्थमन्येषु अर्धेषु। अभी 50% इंटैक्ट रहता है और जो 50% है 5 महाभूतों का, वो 5 महाभूत का 50% एक 50% 4 विभाग में वो फिर से आगे चलता है। यानी अभी ध्यान देना, पहले आकाश एक तामसिक अंश है, फिर वो एक आकाश जो है समझो ये है तो ये 50-50% हो गया। अब ये 50% इंटैक्ट रहता है और ये जो 50% है इसके 4 विभाग होते हैं। ऐसे आकाश का हुआ, वैसे ही वायु, वैसे ही
अग्नि, वैसे ही जल, वैसे ही पृथ्वी। एक भाग इंटैक्ट रहता है और जो आधा भाग है दूसरा, उस आधे भाग के 4 विभाग होते हैं। स्वभाग चतुष्टय संयोजनम कार्यम। फिर क्या होता है? फिर जो 4 है, तो समझो आकाश एक 50% इंटैक्ट है और दूसरे विभाग में 4 है, तो ये जो 4 विभाग हो गए हैं वो 4 महाभूतों के साथ उनका मिलन होता है। 4 महाभूतों के साथ मिलन होता है। ऐसा सबके 4 जो है तो वो इंटरचेंज करते हैं। इसका मतलब आकाश का एक अंश चला गया। ध्यान रखिएगा, जो 4 उन्होंने विभाग किए थे, 50% तो इंटैक्ट था और 50% के 4 भाग हो गए थे। फिर ये 4 भाग आकाश के जो है, एक भाग गया, वो गया वायु को, दूसरा भाग गया वो है अग्नि को, तीसरा भाग गया वो है जल को, और चौथा भाग जो है वो है पृथ्वी को। यानी अन्य जो 4 महाभूत है उसमें भी आकाश तत्व चला गया। वैसे ही आकाश में भी जब एक्सचेंज होगा तो आकाश में भी कौन से परसेंट आ जाएंगे? फिर 25% कौन सा होगा? तो होगा वायु। 25% कौन सा होगा? अग्नि। 25% कौन सा आ जाएगा? जल। और 25% कौन सा आ जाएगा? पृथ्वी। तो जब ये अन्य 4 जो महाभूत है वो ऐसे एक्सचेंज कर लेते हैं, तब ये पंचकरण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। और अभी 50% आकाश में 50% है और आखिरी जो मीन्स नेक्स्ट जो 50% है उसमें 4 अन्य महाभूत है। इसलिए ऐसे जो प्रोसेस है मिक्सिंग की, ऐसे जो प्रोसेस है जहां सब पंच महाभूत एक दूसरे में पूरी तरह से मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को पंचीकरण कहते हैं। फिर पंचीकरण होता है, तदा पंचीकरणम भवति, ऐसे पंचीकरण होता है। एतेभ्य पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्य स्थूल शरीरम भवति। और अभी ये जो स्थूल ऐसे पंच महाभूत आ गए हैं और इस पंच महाभूत जो स्थूल है उससे ये शरीर बनता है, उससे ये शरीर बनता है। अभी एक बार और हम क्या करेंगे, इसका एक एक विभाग करेंगे। कैसे? तामसिक अंश जो है 5 एलिमेंट के, तो इससे क्या होता है, तो ये सारे के सारे ग्रॉसिफाइड जो है यानी स्थूल जो है पंच महाभूत, इनका जन्म होता है। और फिर पंचीकरण में पहली स्टेप क्या है, तो जो एक पंच महाभूत है अभी, तो ये एक पंच महाभूत जब एक है आकाश, तो इस आकाश के 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़ा 50%, दूसरा टुकड़ा 50%। ठीक है। फिर दूसरा 50% जो है उसके और 4 टुकड़े होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप। फिर ये 4 टुकड़े जब उसके हो गए तो ये 4 टुकड़े अन्य 4 महाभूतों के पास चले जाते हैं। तो आकाश के जो 4 टुकड़े थे तो वो अन्य 4 में चले गए। वैसे ही अन्य 4 के जो 4 टुकड़े हुए थे वो आकाश में आ गए। तो अभी आकाश के पास 50% आकाश तत्व है और 50% में 25 यानी 25 नहीं, उससे भी आधा, 12.5 एंड 12.5 सच में ये मैथमेटिक्स सा लग रहा है, बट जो मैंने पहले 25% बोला था, इट शुड बी कंसिडर एज 12.5। ठीक है। हाँ, तो 12.5, 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 ऐसे करके फिर क्या होगा, तो पूरी तरह से
ये एक ऐसा स्थूल महाभूत, इसकी उत्पत्ति होगी और उस स्थूल महाभूत के उत्पत्ति से क्या बनने वाला है? ये स्थूल शरीर बन रहा है। अभी देखिए, ये तमोगुण का जो कैरेक्टरिस्टिक है वह है इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स हालचाल न होना, यानी बहुत स्टैटिक सा होना, एकदम से हालचाल, यानी यहाँ वहाँ न वो हिलना, ऐसा जो है उसको लेजीनेस कहते हैं। लेजी आदमी कैसा है? उसको हिलने डुलने में बड़ा तकलीफ सा ऐसा होता है, या उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, बस ऐसे पड़ा रहता है। तो जिस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा तामसिक गुण हो जाता है तो वो व्यक्ति ऐसा इनर्शिया जैसा हो जाता है, उसमें इनर्शिया आ जाता है। तो अभी क्या होता है? तो ये इनर्शिया किसी चीज़ को प्रकाशित नहीं कर सकता है, और ये इनर्शिया है तो इसमें एक्टिविटी नहीं होती है। इसलिए इसका जो उदाहरण है वो है डीप स्लीप, जहां ये शरीर एकदम गहन तामसिक अवस्था में होता है, जहां कुछ खास एक्टिविटी नहीं होती है, हाथ पैर हिलते नहीं है, सारे इंद्रियां पूरी तरह से एकदम शांत है। तो इसको इनर्शिया कहते हैं। और ये इफेक्ट है तामसिक गुण। किसका? तो तामसिक गुण जो हमारे इस स्थूल शरीर का मुख्य ऐसा एक विभाग है, और इसकी वजह से ये जो शरीर है वो तामसिक एक्टिविटी के तरफ खींचा जाता है, उसका आकर्षण सारे तामसिक चीजों की तरफ होता है। तो धीरे धीरे उसको चला करके उसको सात्विक अवस्था में लाने का ये पूरा जिम्मा हमारा है। तो कैसे हो सकता है? देखो, तो पहले बार ग्रॉस बॉडी जो है, स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर के अलावा रह नहीं सकता है। तो जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये जुड़ा हुआ है तब सारी एक्टिविटीज पॉसिबल है। लेकिन जब कभी जिसको मृत्यु कहते हैं, ध्यान रखना, मृत्यु होता क्या है? तो ये सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी और ये जो ग्रॉस बॉडी है, स्थूल शरीर, इसका डिस्कनेक्शन हो जाता है, और इसकी वजह से वो स्थूल शरीर वहां है लेकिन अभी कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्थूल शरीर पूरी तरह से तामसिकता का शिकार है, और यहां से ये राजसिकता चली गई, जहां सूक्ष्म शरीर में राजसिकता भी है, जहां ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय जो बने हैं वो राजसिक अंश से और सात्विक अंश से बने हुए हैं। तो अभी वो अंश न रहने के कारण सिर्फ यह तमसिक अंश रह गया है, इसलिए ये मृत शरीर हिलता नहीं, डुलता नहीं, कोई कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें अभी सिर्फ और सिर्फ तामसिक गुण है, उसमें का राजसिक गुण और सात्विक गुण ये डिस्कनेक्शन की वजह से सत्व यानी वो सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर का ग्रॉस शरीर से डिस्कनेक्शन होने के कारण अभी वो पत्थर जैसा ही है, पत्थर जैसा ही है, क्योंकि अभी उसमें कोई भी एक्शन पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक्शन होने के लिए ये राजसिकता, ये सटल बॉडी इंपॉर्टेंट है, और उसका डिस्कनेक्शन हो गया, इसी को मृत्यु कहते हैं। तो अभी आप देखिए कि ये ग्रॉस बॉडी जो है, ये ग्रॉस बॉडी में सब में एक ही जैसा गुण है, वह है तामसिक। इसलिए अगर बॉडी को देख करके कोई डिस्क्रिमिनेट करता है, यानी इंफीरियर भाव, सुपेरियर भाव रखता है, तो वो तो पूरी तरह से अज्ञान का लक्षण है। क्योंकि इस ग्रॉस बॉडी में किसी की भी क्यों ना हो, वो मनुष्य की हो या किसी पशु की हो या किसी पक्षी की हो या किसी जलचर की हो, वो अगर ग्रॉस बॉडी है तो वो ग्रॉस बॉडी तामसिक गुण से ही बनी हुई है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो उसमें न कोई कास्ट का फर्क हो सकता है,
न कोई सेक्स का फर्क हो सकता है, न कोई ऊंच नीच का हम उसको दर्जा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस एक ही तामसिक गुण से वो बना हुआ है। क्या? ये शरीर जो बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तामसिक गुण से बना है। तो ये उत्पत्ति हमने देखी, जिसमें सात्विक अंश से क्या होता है, राजसिक अंश से क्या होता है, फिर सात्विक समष्टि अंश से क्या होता है, फिर सात्विक राजसिक एक एक से क्या होता है और समष्टि अंश से क्या होता है, और फिर पंच महाभूत जब एक मेक में दूर मिल जाते हैं, कौन सा अंश? तो ये तामसिक अंश जब एक मेक मिल जाता है तो वो पंचीकरण की क्रिया कहते हैं, और इसी से किसका जन्म होता है? तो स्थूल पंच महाभूतों का यहाँ जन्म होता है। जैसे पानी हमको दिखता है बहते हुए नदी में, तो वह है स्थूल फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज अ ग्रॉस फॉर्म ऑफ वाटर। वैसे हवा चलते हुए दिखती नहीं, महसूस होती है, तो ये कैसे है? स्थूल फॉर्म ऑफ हवा यानी एयर। वैसे ही ये जो पृथ्वी है, तो ये फूड आइटम जो है ये है स्थूल फॉर्म ऑफ ये पृथ्वी। वैसे ही जो आकाश है, तो ये जो आकाश हमको यहाँ ऐसे नजर मीन्स ऐसे समझ में आता है, वो भी किस चीज का है? ये स्थूल आकाश है। और अग्नि जो है दिखता है गैस स्टोव में या अन्य कहीं जगह पर, वो भी अग्नि कौन सा है? स्थूल ऐसा अग्नि तत्व है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हर एक, जैसे एक आप उदाहरण लेने के लिए, एक हमने बहुत बड़ा वृक्ष है और उस वृक्ष के एक भाग को हमने काटा, एक जिसको वो कहते हैं ना ब्रांच को काटा। अभी वो लगता तो पूरा के पूरा सॉलिड ऐसा ब्लॉक है, लेकिन वो सॉलिड ऐसे ब्लॉक में इस वृक्ष के सॉलिड ऐसे कटे हुए टहनी में, अभी ध्यान देना, दिखता तो सिर्फ ऐसा है कि ये जो पृथ्वी का अंश है, बट उसमें अग्नि है, दिखता नहीं है। उसमें जल भी है, दिखता नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है। उसमें वायु भी है, उसमें आकाश भी है। कैसे पता चलेगा? जब उसको हम आग लगाएंगे तो प्रकट हो जाता है अग्नि। वैसे तो नहीं दिख रहा था, लेकिन जब आग लगाएंगे तो दिखता है। वैसे ही उसमें पानी भी है, ऐसे ही इस शरीर में देखो, सब के सब पंच तत्व है। सबसे ज्यादा इसमें पानी है, उसके बाद में पृथ्वी है, उसके बाद में वायु है, उसके बाद में अग्नि है, और कम से कम आकाश है। लेकिन ये पंच महाभूतों से शरीर बना हुआ है। ऐसे इस सारे सृष्टि की उत्पत्ति का हमने एनालिसिस देखा, उसकी चर्चा की, और अभी हम आगे देखने वाले हैं हमारे सत्संग में जीव और ईश्वर क्या है, और जीव ईश्वर का ऐक्य यानी वननेस कैसे पॉसिबल है। ये बहुत सुंदर ऐसा जो टॉपिक है वो हमारे अगले सत्संग में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायणाय।